देश भर में खान सर के नाम से मशहूर फेमस यूट्यूबर और शिक्षक खान सर ने कुछ दिनों पहले निकाह कर लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने छात्रों को सबसे पहले दी और वह भी क्लास लेते के दौरान, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। खान सर ने अपनी पत्नी का नाम AS खान बताया है, लेकिन उनका चेहरा किसी को नहीं दिखाया। हर कोई यह जानने को बेताब था कि खान सर की दुल्हनिया कौन है और आखिर दिखती कैसी हैं। खैर, 2 जून को उनकी रिसेप्शन पार्टी हुई और लोगों को लगा कि अब उनका इंतजार खत्म होगा और खान सर की दुल्हनिया की पहली झलक सबको मिल जाएगी। लेकिन लोगों को तब मायूसी हाथ लगी जब पटना में 2 जून को हुए ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी में खान सर की बेगम सामने तो आई, लेकिन चेहरे पर बड़े से घूंघट के साथ। ऐसे में सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब खान सर के निकाह की रिसेप्शन पार्टी और उनकी बेगम का घूंघट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। खान सर के रिसेप्शन में बिहार के राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कई नेता शामिल हुए। वहीं बड़ी संख्या में कई शिक्षक भी खान सर को नए जीवन की बधाई देने पहुंचे। खूब गहमा गहमी हुई। खाने पीने का भी शानदार आयोजन था। पहली बार खान सर का परिवार भी दुनिया के सामने आया। रिसेप्शन वाले दिन लाल रंग के भारी कढ़ाई वाले लहंगे में पारंपरिक दुल्हन के वेश में उनकी दुल्हनिया काफी सुंदर लग रही थी। घूंघट में ढके चेहरे के साथ खान सर की बेगम की गरिमा और सादगी हर किसी का ध्यान तो खींच रही थी, लेकिन लोग तो बेगम का चेहरा देखने को बेताब थे। लोगों ने बहुत कोशिश की, हर एंगल से फोटो खींचने की कोशिश हुई, लेकिन खान सर की बेगम का चेहरा किसी को न दिख सका। खान सर की बेगम भी थोड़ा सा घूंघट सड़क जाने पर खुद ही उसे नीचे खींच लिया करती थी। खैर, हम बड़ी कोशिश करके आपके लिए खान सर की बेगम की तस्वीर ढूंढ कर लाए हैं। जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में बेगम की काली आंखें और मासूम चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। रिसेप्शन खत्म हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि खान सर ने अपनी पत्नी को घूंघट में ही क्यों रखा। मुश्किल से मुश्किल सवालों को आसान और किसी टिपिकली सब्जेक्ट को मजाकिया लहजे में आसानी से समझाने वाले यदि कोई शख्स है तो समझ लीजिए वो खान सर हैं, जिनका पढ़ाने का ठेठ अंदाज हर किसी को पसंद आता है। खान सर मुश्किल सवालों का जवाब किस तरह से देते हैं, इस इंटरव्यू में इसकी वानगी भी देख लीजिए। मौजूदा शिक्षा प्रणाली है, क्या आपको लगता है उसमें बदलाव होना चाहिए? क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, कोडिंग की तरफ बढ़ रही है, हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन उस लेवल पर अभी आपको लगता है क्या क्या चेंज होना चाहिए? क्या सोचते हैं खान सर? एजुकेशन सिस्टम में बस एक एजुकेशन और सिस्टम की कमी है। एजुकेशन, एक बात बताइए, हमको ये नहीं समझ में आता है, हम लोग बच्चों के सामने एक बड़ा अच्छा सा भाषण दे देते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होता है एक अच्छा इंसान बनना। वो माँ बाप बना देते हैं अच्छा इंसान, वो अच्छे माँ बाप रहेंगे, अच्छा परिवार रहेगा, सराउंडिंग ठीक रहेगी, हो जाएगा वहां पे। क्या उसको भाषण दे रहे हैं? उससे जिंदगी का एक बहुमूल्य समय खींच लिए, आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं बना पाए। एक 4 साल अभी के टाइम पे ग्रेजुएशन, 2 साल PG, वो इस ग्रेजुएशन और PG के दम पर कुछ ही ऐसे ग्रेजुएट डिग्री हैं, जैसे BTech हो गया, MBBS हो गया, आप इक्विवेलेंट करते हैं कॉलेज ग्रेजुएशन वाले से। उस 6 साल का टाइम उससे लेते हैं। उस 6 साल के बीच में वो जब कंप्लीट करके आता है तो वो समाज में कुछ नहीं कर पाता है, वो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। उस 6 साल के बीच में उसे कितना हम स्किल्ड सिखा सकते थे? हर साल अगर 2 स्किल्ड भी सिखाते, 6 महीना बहुत होता है स्किल्ड के लिए, 6 अगर स्किल्ड सिखाते, आज हम लोग किसको, चाइना को ओवरटेक कर रहे होते। आज हमारे पास स्किल्ड की इतनी कमी है जिसका कोई हद नहीं। आपको 24 घंटे के लिए देश का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, क्या आप सबसे पहले बदलाव करेंगे? कुछ नहीं कर पाएगा इंसान, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये फिल्मों में ही है। आप देखिए, आप किसी पायलट को टेम्पू दे दीजिए, टेम्पू, और कहिए उड़ा दे इसको, वो रनवे पे दौड़ते रह जाएगा, नहीं उड़ेगा वो। बहुत बढ़िया। मूस मोटैयन लोढ़ा हुईन, हाथी घोड़ा थोड़े हुईन। ये क्या मतलब बना के रखे हैं लोग? ऐसा लगता है कि जैसे मतलब एक टॉप लेवल चेंज कर देंगे तो सारा सिस्टम होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए कितनी परेशानियां हैं। एजुकेशन सिस्टम को ना, शिक्षकों की भाषा मतलब समझ में नहीं। हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे तो कार्य बोलने की जगह टीचर कार्य बोलता था, तो हमको समझ में नहीं आता करना क्या है यहाँ पे। तो हमें एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में इतनी ज्यादा डिस्टेंस बना के रख दिए, इतना प्रोटोकॉल बना के रख दिए हैं।
आज 90% स्टूडेंट, उनको अगर क्लास में कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आ रहा है, टीचर बोलेंगे समझ में आ गया तो हाथ उठा देगा। टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट किस टॉपिक पे फंसेगा और किस टॉपिक पे नहीं फंसेगा। टीचर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो बता सकता है कि ये टॉपिक हर बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। वहां आपने जीएस में ये चकल्लस तरीके से समझाने का फॉर्मूला निकाला, ये कब आया सबसे पहले प्लान में कि भैया ऐसे समझा सकते हैं, ऐसे समझ आएगा जीएस? हम लोग जब स्टूडेंट थे ना, तो टीचर लोग इतना लंबा लंबा बात बोलते थे, लोग समझ में नहीं आता था क्या बोले लोग। हम लोग को लगता था कि हम लोग पैदाइशी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो गया, हम लोग में कुछ लगता है पाठ पूर्जा कम है दिमाग में, समझ में उतना नहीं आता था। उसमें कुछ दोस्त सब जब हम लोग को समझाना चालू किए ना, तब समझ में आया कि भाई ये टीचर लोग जो है ना, ये गड़बड़ मतलब थोड़ा हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो हमको लगा कि नहीं, एक टीचर से ज्यादा उसका एक दोस्त बन के पढ़ाइए, फिर देखिए वो अपनी हर एक कमजोरियों को बताएगा वहां, और वो रेस्पेक्ट करेगा। रेस्पेक्ट में कभी कोई कमी नहीं आएगी। रेस्पेक्ट किसका करता है? इंसान, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। जैसे उसको लग जाएगा यार ये इंसान ने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा दिया, तुरंत वो रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कोविड के बाद जिस तरीके से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, पहले तो आप काम शिक्षक रहे होंगे, लेकिन क्या आप अकेले बैठ के खान सर सोचते हैं कि भैया आप ठीक ठाक आ गए हैं, आगे क्या क्या करना है हमें अगले 10 सालों में? एज ए इंडिविजुअल क्या लगता है आपको? हमारा उद्देश्य यही था। एजुकेशन जब पढ़ाना हम चालू किए थे, तो मेरे जिस बैच का फीस आज से 10 साल पहले भी 200 रुपये था ना, आज भी 200 रुपया है। और अगर उसका 10,000 भी करें तो पढ़ेगा। लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं कि देखिए, ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मौका नहीं मिल रहा है तो आप नहीं लूट पा रहे हैं। ईमानदारी का मतलब होता है कि आपके पास मौका है, फिर भी आप उसको साइड कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि एजुकेशन इतना आसान होना चाहिए ना, कि एक मजदूर को भी समझ में आ जाए, कि मजदूरी करके भी आए ना तो समझ में आ जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो देखते थे कि तुम कल का क्लास नहीं किए बाबू, आज समझ में नहीं आएगा। क्या चीज बता रहे? तो घर का ढलैया कर रहे हैं क्या, कि दूसरा तल्ला नहीं ढाले तो तीसरा नहीं ढलाएगा? ये कोई बात है? क्यों नहीं समझ में आ सकता है? हाँ, थोड़ा लिंकेज होगा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आता, तो बच्चों के दिमाग में ये भर दिया गया। तो एजुकेशन इतनी आसान होनी चाहिए, किसी को समझ में आए, इतनी सस्ती होनी चाहिए, कोई भी अफोर्ड कर सके, और जो भाषा शैली ये और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आना चाहिए। अभी हाल ही में रिजल्ट ओरिएंटेड की बात बताते हैं। को बिहार में एक एग्जाम हुआ, बीपीएससी, वो बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, स्टेट पीसीएस होता है। इसलिए आपने काफी प्रोटेस्ट भी किया है। अभी तो प्रोटेस्ट चल ही रहा है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक प्रोटेस्ट चालू रहेगा। तो उसमें क्या हुआ, इतने क्वेश्चन आए कि इंक्वायरी बैठा दी गई हमारे ऊपर कि कहां से क्वेश्चन आ गया, जबकि वो क्वेश्चन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, 6 महीना पहले दे दिए थे। तो हम तो कभी कभी डर लगता है कि इतना भी क्वेश्चन ना आ जाए कि लोग हमारे ऊपर उंगली उठाने लग जाए। तो बस यही मेरा 3 उद्देश्य है, और एजुकेशन को एकदम सस्ता करना है। अब मेरे यहाँ जैसे बिहार है, वहां से हजारों की संख्या में बच्चे कोटा जाते थे, और कोटा में ना ऐसा हो गया था कि ये बच्चा आया है, लड़का या लड़की, कोई स्टूडेंट, निकाल, इससे पैसा निकालो, हॉस्टल, मेस, ये वो। हम लोगों ने क्या किया कि ना कुआं प्यासा के पास जाए, ना प्यासा कुएं के पास आए, जगह जगह कुआं खुदवा दे, जो जहां है वहीं से पानी लो। तो कोटा से जितने टीचर्स थे उन लोगों को हम लोगों ने पटना लाए, एफोर्डेबल बनाए, और आज वही फीस जो कोटा में 2.5 लाख 2 लाख थी, एग्जैक्ट वही टीचर से हम लोग ने पटना में पढ़ा दिया। 2-3 हजार रुपये वो ऑनलाइन दे के पढ़ सकता है, यूपीएससी में भी वही कर सकता है। तो उद्देश्य यही है कि एजुकेशन आसान, सस्ती और समझ में आए सबको।